सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सुप्रभात बेला में आप सभी लोगों का मैं राजकुमार यादव स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। हिंदी की व्युत्पत्ति हुई और हिंदी निकल करके आई और हिंदी का सिंधु लोगों ने इसका प्रयोग किया, ईरानियों ने इसका प्रयोग किया और ईरानियों के प्रयोग करने के पश्चात पुनः जो हिंदी थी वह धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। तो आइए इसको आज हम लोग बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा देख लिया जाता है, सन के साथ किस सन में कब कब कैसे होता है। तो देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले जो है वह संस्कृत, हमारी प्राचीन भाषा कौन सी थी तो संस्कृत थी। और संस्कृत का जो समय निर्धारित किया जाता है वह ऋग्वेद से किया जाता है। और ऋग्वेद के समय में जो संस्कृत थी लगभग इसका समय था 1500 ईसा पूर्व। तो संस्कृत भाषा का जो समय माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और यही संस्कृत जो थी वह दो भागों में विभाजित हो गई और विभाजित होकर के एक सबसे पहले जिस संस्कृत का प्रयोग देवतागण ने किया वह संस्कृत जो थी वैदिक संस्कृत कहलाई। और वैदिक संस्कृत का जो समय निर्धारित किया गया वह समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक का समय था तो 1000 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत का जो समय निर्धारित किया गया वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई तो ध्यान दीजिएगा, वेद लिखा गया। और मित्र ये ध्यान दीजिएगा कि जो रामायण लिखा गया है और रामायण के बाद रामचरितमानस जो अनुवादित रूप उसका हुआ है ये बाद में होता है। सबसे पहले और सबसे पूर्व हमारा जो ग्रंथ है भारत का वह ग्रंथ कौन सा है, वह वेद कहा जाता है। और इन्हीं वेदों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग में कौन कौन से इसके भाग बने तो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसके बाद जो दूसरा वेद आया वह आपका था सामवेद, दूसरा वेद जो था वो सामवेद था। फिर इसके बाद जो वेद आया वह आपका है अथर्ववेद। और इसके बाद जो वेद आया वह वेद आपका कौन सा है तो अंतिम वेद आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा वेद जो था यह कौन सा कहलाया, यजुर्वेद कहलाया। तो अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाता है ऋग्वेद। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई। एक प्रश्न और ध्यान दीजिए यहाँ से, वेद को किसने लिखा है तो ऐसा माना जाता है कि वेद को लिखने वाले स्वयं कौन थे, ब्रह्मा जी थे। वेद की रचना हुई है, लिखा नहीं गया ऐसा माना जाता है। और वेद की जो रचयिता माने जाते हैं वो किसको कहा जाता है, स्वयं ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो संस्कृत बनी, संस्कृत जो वैदिक संस्कृत के बाद की संस्कृत आई उस संस्कृत को उत्तर संस्कृत के नाम से जाना गया। और इसी उत्तर संस्कृत को लौकिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। और इसी संस्कृत को जो है वह ब्राह्मण संस्कृत के भी नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा जाना जाता है, क्योंकि जो वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत आई अर्थात उत्तर का तात्पर्य होता है बाद, और वैदिक के बाद जो संस्कृत आई वह उत्तर संस्कृत कहलाई। और इसी उत्तर संस्कृत को क्या कहा गया, वैदिक संस्कृत के लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया। जिस संस्कृत का प्रयोग स्वयं देवताओं ने किया वह संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाई, तथा जिसका प्रयोग देवताओं के बाद के लोगों ने किया वह संस्कृत लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत के नाम से जानी गई। और देवताओं के बाद इस पृथ्वी पर अगर किसी दूसरे देवता का नाम लिया जाता है तो वह द्विज देवता कहा जाता है। और द्विज देवता किसको कहा जाता है तो द्विज देवता ब्राह्मण लोगों को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों को द्विज देवता कहा जाता है। तो संस्कृत दूसरी बार प्रयोग करने का श्रेय मिला किसको, द्विज देवता को मिला, अर्थात ब्राह्मण लोगों को मिला। और तब इसमें क्या क्या लिखा गया, इसमें तब रामायण की रचना हुई। फिर इसके बाद किसका हुआ, महाभारत की रचना हुई। इसके बाद जो लिखा गया इस प्रकार से इसमें ढेर सारी रचनाएं हुई। पुराण लिखा गया, इसमें पुराण लिखा गया। इसी में क्या लिखा गया, अरण्यक लिखा गया। अरण्यक के साथ साथ उपनिषद लिखा गया।
उपनिषद के साथ साथ इसमें वेदांग लिखे गए, वेदांग के साथ साथ और क्या लिखा गया, उपवेदों का निर्माण हुआ अर्थात रचना हुआ। तो इस प्रकार से देखिए उत्तर संस्कृत के अंतर्गत जो देखेंगे तो रामायण, महाभारत, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, यह सभी जो है रचनाएं हुई। और दूसरी चीज़ ध्यान देंगे मित्र, उत्तर संस्कृत का जो समय बताया जाता है वह समय कब से कब तक था, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के इसका समय था 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है भाई, 1000 ईसा पूर्व से लेकर कितने समय तक का इसका समय था, तो 500 ईसा पूर्व तक इसका समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए यहीं से उत्तर संस्कृत से भाषा का उदय हो जाता है और उदय होने के बाद फिर यहाँ से दूसरी संस्कृत निकल करके भाषाओं का उदय होता है। और आज हम लोग देखेंगे सन सहित कौन सी भाषा का कब कब उदय हुआ है। तो अब देखिए, एक तो हो गई वैदिक संस्कृत। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया, वैदिक संस्कृत और उत्तर वैदिक संस्कृत, या उसको लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया। लौकिक संस्कृत में भी रचनाएं हुई और वैदिक संस्कृत में भी रचनाएं हुई। और उसके साथ साथ जब भाषा की बात आती है तो लौकिक संस्कृत या उत्तर वैदिक संस्कृत से एक भाषा निकल करके उदित हुई, जिसको किस नाम से जाना गया, पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पाली भाषा को क्या कहा जाता है, इसको सबसे प्राचीन भाषा के नाम से जानते हैं। और दूसरी प्राचीन भाषा, संस्कृत के बाद किसी भाषा का उदय होता है तो वह पाली भाषा का उदय होता है। पाली भाषा को और किस नाम से जानते हैं, इसे जन भाषा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लोगों ने अपने विचारानुसार इसका उपयोग किया, इसीलिए पाली भाषा को किस नाम से जानेंगे, पाली भाषा को जन भाषा के नाम से जाना जाता है। और पाली भाषा का जो समय निर्धारित किया गया था वह 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का समय निर्धारित किया गया था। तो 500 ईसा पूर्व से कब तक था, प्रथम शताब्दी। और पाली भाषा के बाद जिस भाषा का उदय हुआ उस भाषा को जाना गया, किस नाम से जाना गया, तो पाली के बाद आता है कौन सा, प्राकृत आता है। और प्राकृत भाषा और इसको किस नाम से जाना गया, इसको क्योंकि सभी लोगों ने प्रयोग किया, जितने पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग था, अशिक्षित वर्ग था, सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस भाषा को जो है और भी नामों से जाना गया। और इस समय इस भाषा में क्योंकि सभी लोगों ने इसका प्रयोग कर रखा था, इसीलिए इसको जो है शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों लोगों की भाषा के नाम से जाना गया। अर्थात सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया, जो पढ़ा लिखा वर्ग था और जो अशिक्षित वर्ग था, सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया। और दूसरा ध्यान रखिएगा, पाली भाषा को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसे मलेच्छों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मलेच्छों की भाषा के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। और इसके साथ मित्र ध्यान रखेंगे कि मलेच्छों की भाषा जो इसका क्यों कहा गया, क्योंकि इसका सभी लोगों ने प्रयोग किया था, इसीलिए इसको मलेच्छों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मलेच्छों में थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इसको मलेच्छों की भाषा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय था प्राकृत भाषा का, यह समय था प्रथम शताब्दी से लेकर कब तक का इसका समय था, तो प्रथम शताब्दी से था 500 ईस्वी तक का इसका समय निर्धारित किया गया था। प्राकृत भाषा के बाद इसी भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप आया। जब प्राकृत का रूप बिगड़ गया तो वही बन जाती है आगे चल करके अपभ्रंश भाषा। और यही प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ गया और बिगड़ करके क्या बन गई, अपभ्रंश भाषा बन गई। और यह अपभ्रंश भाषा का जो समय निर्धारित किया गया था वह 500 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक का समय था इसका, 1000 ईस्वी तक का इसका समय निर्धारित किया गया था। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
पाली भाषा में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा धर्म आया, तो पाली भाषा में जो धर्म आया था वह था बौद्ध धर्म। सबसे पहले भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म जो पाली भाषा में दिया गया वह धर्म था कौन सा? बौद्ध धर्म था। और बौद्ध धर्म को पाली भाषा में दिया गया और प्राकृत भाषा में भी एक धर्म निकल करके आया था, और वह धर्म कौन सा था? ध्यान रखिएगा कि वह जैन धर्म था। ठीक है दोस्त, समझ में अगर आ रहा हो और बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। यदि समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रमाणित तरीके से प्रदान कर रहा हूँ और इसका आप प्रयोग यूपी टेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में, दरोगा की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, पीसीएस प्री की परीक्षा में इसका आप आराम से एकदम प्रयोग कर सकते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही हिंदी की जड़ है, हिंदी की सारी जड़ें यहीं होती हैं। और विश्वास रखिए आप लोग, मैं जिस दिन व्याकरण पढ़ा करके खाली हो जाऊंगा, मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, एकदम पूरा जड़ से आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल, प्रगति युग, प्रयोगवादी युग तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग इसका खाली बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए और बढ़िया से एकदम ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आगे चल करके हम इसकी अच्छी अच्छी ट्रिक भी आपको प्रदान करेंगे हिंदी की ग्रामर की। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्या हो गया, लौकिक संस्कृत आई और लौकिक संस्कृत से किस भाषा का उदय हो गया? तो लौकिक संस्कृत से भाषा का उदय हुआ पाली भाषा का। पाली भाषा से निकल करके आई प्राकृत भाषा, प्राकृत से बनी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को क्या नाम से जाना गया? इसको भ्रष्ट भाषा के नाम से जाना गया। और इसको किस रूप में जाना गया? बिगड़ी हुई भाषा। कौन सा भैया? बिगड़ी हुई भाषा के नाम से भी इसको जाना गया। तो जब भाषा का रूप बिगड़ गया तो बन गई कौन सी? अपभ्रंश भाषा बन गई। और अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश को भी 7 भागों में बांटा गया। और ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश के बाद कौन आया? तो अपभ्रंश का ऐसा कहा जाता है कि अपभ्रंश पूर्व में प्राकृत थी और उत्तर में जाकर के अवहट्ट हो गई, क्योंकि अपभ्रंश का ही एक नया रूप अवहट्ट और अभिहत्था है। और अभिहत्था या अवहट्ट नाम से अपभ्रंश भाषा को ही जाना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या किया, अपभ्रंश से थोड़ा सा अलग माना है अवहट्ट भाषा को। तो अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा का उदय हो गया? अवहट्ट का उदय हुआ। और अवहट्ट का जो समय निर्धारित किया गया वह 900 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक था? 1100 ईस्वी तक था। 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वह आप ध्यान में रखिएगा। वह समय जो है वो अवहट्ट का है। और अवहट्ट के बाद तब जाकर के उदय होता है किसका? हिंदी का। और हिंदी जो थी वह कहाँ से चली? 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक यह हिंदी का विषय बना हुआ है। अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका एक सीरियल याद कर लीजिएगा। यूपी टेट 23 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, फाइनली आप जान लीजिए कि इसका क्रम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आराम से आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि लौकिक साहित्य संस्कृत से आई पाली भाषा, पाली से आ गई प्राकृत, प्राकृत से आ गई अपभ्रंश, अपभ्रंश से आ गया अवहट्ट और अवहट्ट से किसका उदय हो गया? हिंदी का उदय हो गया। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। अपभ्रंश भाषा को आगे चल करके 7 भागों में विभक्त कर दिया गया। और वे 7 भाग कौन कौन से थे? आइए हम लोग आगे इनका नामकरण देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मित्र ले लीजिए, अन्यथा फिर हम लोग आगे चलते हैं। लाइक के साथ साथ दोस्त कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए आगे चलते हैं। अपभ्रंश भाषा
और हम लोग अब शुरू करते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किया गया। 7 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन सा? सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय के बाद आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। इसके बाद आता है कौन सा? मागधी अपभ्रंश। ये 7 भागों में अपभ्रंश बटा। सौर सेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी, कौरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली या कौरवी को जरूर ध्यान में रखिएगा। कौरवी या खड़ी बोली का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा कि सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन निजामाबाद के हमारे रहने वाले, जो हमारे बहुत ही नज़दीकी स्थान निजामाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने या इसी खड़ी बोली को जो है कौरवी बोली का नाम दिया। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? आप लोगों को याद होगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर कुछ जिंदगी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात व्यक्ति को सैर करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, टहलते रहना चाहिए, तभी वह जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। तो कुल मिलाकर के हम उनकी बात जब रचनाएं पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है? खड़ी बोली को ही कौरवी बोली किसके अंतर्गत किया गया? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत किया गया। अगर पूछा जाए कि भारत में, अब इसके साथ देखिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया दोस्त। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी उपभाषा है, हम इसको पुनः आपको सभी उपभाषाएं गिनवा देंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें, कुल कितनी उपभाषा है तो उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी बोली बोली जाती है तो लगभग कुल बोलियां जो हैं कितनी हैं? 18 बोली हैं। ठीक है, कुल बोलियों की संख्या कितनी है हिंदी में? तो 18 बोली, पूरा बोली इसमें हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी भाषा है संविधान में, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा संविधान में वर्णित कुल भाषा की संख्या कितनी है? तो 22 है। कुल भाषा कितनी है? 22 है। ये 3-4 क्वेश्चन को बहुत ही मेंटली एकदम तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का समय संकेत करते हुए यहीं तक। फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो हमारा शुरू होगा, संभवतः हम लोग संज्ञा से इसको शुरू करेंगे। और आज का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा यूपी टेट के जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आज शाम के समय हम उनको एक पूरा निचोड़ वीडियो हिंदी का देने जा रहे हैं। आप लोग इसका इंतज़ार कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और उसमें से यह मुझको अपने ऊपर गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन गर्व इस चीज़ का ज़रूर करूँगा कि कम से कम उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके ज़रूर निहित होंगे। ठीक है मित्र, धन्यवाद, सुप्रभात।